हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एन ब्यूटेन का केस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से एन ब्यूटेन में कन्फर्मर्स बनना पॉसिबल होता है। ठीक है, एन ब्यूटेन क्या है? एन ब्यूटेन का नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है C4H10। ओके, सिंपल एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का जो है अगर आप फॉर्मूला लिखें तो आप इस तरह से लिखेंगे, 4 कार्बन होते हैं और जो है 8 यहाँ पे 10 यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, राइट। अब जो है एन ब्यूटेन को, इसी स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या किया? बस यहाँ पे ये CH3 नीचे लेके आए और 2 हाइड्रोजन को अलग से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट इसको करेंगे। क्यों? आगे देखते हैं क्यों करेंगे। हमें जो है यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना है, हमें इसको सोहर्स प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम इसको इस तरह से देखते हैं ताकि हमें इजी रहे समझने में। तो पहला जो है हम देखेंगे कि इस एन ब्यूटेन को सोहर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोहर्स में कैसे करेंगे? अगर मैं इसको पहला वाला कार्बन मानती हूँ, जैसे कि मैंने क्लास में बताया था आपको, ठीक है, ये इस तरह से चेन है आपकी, ये मेरे 2 कार्बन है और 2 CH3 नीचे लगे हुए हैं। अगर मैं इस CH3 को क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाके साइड होके देखती हूँ, तो इसे मैं किस फॉर्म में देखूंगी? सोहर्स फॉर्म में देखूंगी। तो ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये रहा मेरा फ्रंट वाला कार्बन। ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये वाला, ये रहा फ्रंट वाला कार्बन। इस पर क्या लगे हुए हैं? 2 H लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए, एक CH3 लगा हुआ है, ये एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद जो है ये कार्बन फ्रंट वाला पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो ये रहा मेरा ये पीछे वाला कार्बन। इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन, इस पे भी CH3 लगा हुआ है, ये रहा CH3। अब देखो इसमें क्या है, ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, दोनों एक के पीछे एक लगे हुए हैं। ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, ये मेरा बैक वाला कार्बन है। एक CH3 इधर लगा हुआ है, दूसरा CH3 इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से एक के पीछे एक CH3 लगा हुआ है, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? इक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म देखते हैं इसी का। क्या करूं मैं? इसको जो है वो पकड़ दूं, यहाँ पे सेम रखूं, इसको जो है वो कांस्टेंट रखूं यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ा आपने और क्या किया? ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन को पकड़ के मैंने पीछे वाले को रोटेट किया। ठीक है, रोटेट किया 180 से। कितना रोटेट किया? 180 से। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट किया, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे पकड़ा और इसको रोटेट किया 180 से। तो क्या हुआ? ये CH3 नीचे चला गया और ये HH यहाँ लग गया। तो ये फॉर्म मेरी कैसी हुई? ये फॉर्म मेरी हुई स्टैगर्ड फॉर्म। दोनों CH3 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एंटी फॉर्म भी कह सकते हैं आप, इसे स्टैगर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो इक्लिप्स फॉर्म से हमेशा स्टेबल होती है, हमने क्लास में पढ़ा ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स से स्टेबल होती है। ये तो था सोहर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ब्यूटेन। हमें अभी देखना है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में किस तरीके से एन ब्यूटेन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू कितने रोटेशन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल हो सकते हैं कन्फर्मर्स बनना। हम क्या करेंगे? यहाँ 60 डिग्री एंगल से जो है वो रोटेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कन्फर्मर यहाँ पे बनता है। ओके, तो अब देखते हैं। चलो, सबसे पहले क्या उठाया मैंने? स्टैगर्ड फॉर्म उठाया। क्या उठाया? स्टैगर्ड फॉर्म। ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, अगर मैं इसको देखूँ, ये मेरा है फ्रंट वाला कार्बन, ये रहा मेरा फ्रंट वाला कार्बन, ये रहा मेरा बैक वाला कार्बन, ये रहा बैक वाला कार्बन। ठीक है, अब क्या किया मैंने? इसका जो है इक्लिप्स फॉर्म नहीं लेकर के स्टैगर्ड फॉर्म लिया है स्टार्टिंग में। तो ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, फ्रंट वाले के ऊपर जो है CH3 लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऊपर CH3 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बैक वाला कार्बन है जिसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नीचे एक CH3 लगा है, ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ये रहा, नीचे एक CH3 लगा है और ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए। तो ये हमारा पहला फॉर्म कौन सा हुआ? ये हमारा हुआ स्टैगर्ड फॉर्म। क्या हुआ? स्टैगर्ड फॉर्म। इसे आप एंटी फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैगर्ड या एंटी भी कह सकते हैं। अब क्या किया मैंने? अब मैंने ये फ्रंट वाले को तो रखा कांस्टेंट, एज इट इज रखा। ठीक है, और ये मान लो फ्रंट वाला, ठीक है, इसको तो मैंने रखा एज इट इज। और पीछे वाले को क्या कर दिया? यहाँ से पीछे वाले को मैंने रोटेट किया। कितने एंगल से किया? 60 डिग्री एंगल से किया। तो यहाँ पे ये रोटेशन जो है वो 60 डिग्री एंगल पे हुआ
ओके। ये 60 डिग्री एंगल से मैंने रोटेट किया तो ये जो CH3 था, ये CH3 किसके पीछे चला गया, ये CH3 चला गया इसके पीछे, इस हाइड्रोजन, ये वाला फ्रंट वाला हाइड्रोजन है, इसके पीछे ये CH3 चला गया। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है CH3 इस वाले हाइड्रोजन के पीछे चला गया, बिल्कुल 60 डिग्री रोटेट करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस CH3 के पीछे हाइड्रोजन है, इस H के पीछे हाइड्रोजन है और इस H के पीछे CH3 है, मतलब कि एक के पीछे एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो भले, पर सेम ग्रुप तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक के पीछे एक ग्रुप आ जाता है तो इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, पर अगर सेम हो तो इक्लिप्स्ड कहते हैं, अगर डिफरेंट हो तो हम इसे कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या कहेंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। क्योंकि सेम तो नहीं है, अगर CH3 के पीछे CH3 आता है तो हम कहते हैं इक्लिप्स, पर CH3 के पीछे तो H है, यहाँ पे H के पीछे CH3 है तो हम इसे कहेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। अब देखो वापस से मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 डिग्री से रोटेट किया, तो जैसे ही 60 डिग्री से वापस इस फ्रंट वाले को तो मैंने एज इट इज रखा, पीछे वाले को रोटेट किया, तो पीछे वाले को 60 रोटेट करते ही ये CH3 किसके पीछे आ गया, बिल्कुल यहाँ सॉरी पीछे नहीं आएगा, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो 60 डिग्री रोटेट करने पर ये CH3 आ गया इधर, ठीक है, ये CH3 आ गया इधर। अब ये जो फॉर्म है ना तो ये इसके पीछे है ना बिल्कुल इसके ऑपोजिट है CH3, ये दोनों CH3 क्या है, ना तो एक दूसरे के पीछे है, ना ही किसी हाइड्रोजन के पीछे है, ना ही एक दूसरे के एंटी है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर मिलती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो फॉर्म होती है गौचे फॉर्म। वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं गौचे फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो है वो गौचे फॉर्म है, ठीक है। अब वापस से इस गौचे फॉर्म में 60 डिग्री रोटेशन कराने पर ये CH3 कहाँ चला जाता है, इस CH3 के पीछे, बिल्कुल CH3 के पीछे CH3, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसे या तो हम क्या कहेंगे कंप्लीटली इक्लिप्स्ड या फिर कहेंगे इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये फॉर्म है हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट, ओके। अगेन इसमें 60 डिग्री का रोटेशन करवाया तो ये CH3, ये जो इसके पीछे आया था CH3, ठीक है, ये इसमें 60 डिग्री का रोटेशन कराया तो ये CH3 इधर आ गया, तो ये CH3 अगेन ये क्या है, 5th नंबर पोजीशन हमारी गौचे फॉर्म है। 6th नंबर क्या है, गौचे फॉर्म है, न तो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है न एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म जो है हमारी गौचे फॉर्म है, ओके। नाउ अगेन 60 डिग्री रोटेशन हुआ, ये CH3 इधर इसके बिल्कुल पीछे आ गया इस हाइड्रोजन के, ये आ गया इसके पीछे, ये है अगेन हमारा पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। अगेन वापस से इसको रोटेट कराया 60 डिग्री से तो ये CH3 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये अगेन ये दूसरे एक दूसरे के क्या है वापस से एंटी, ये एक दूसरे के क्या है एंटी, या फिर इसे क्या कह सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म और ये जो लास्ट फॉर्म है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों ही क्या है स्टैगर्ड फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि एन ब्यूटेन में जो है वो कितने कन्फर्मर्स बनना पॉसिबल है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये तो सेम ही आइडेंटिकल ही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कन्फर्मर्स जो है वो बन गए हैं 60 डिग्री से रोटेट करने पर, और भी बहुत सारे बन सकते हैं अलग अलग एंगल से रोटेट करने पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी में हम देखते हैं अभी कि किस तरीके से जो है ये जो हमने एन ब्यूटेन के कन्फर्मर्स बनाए हैं इनमें पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से चेंज हमें देखने को मिलता है जब ये रोटेशन करवाया जाता है। तो देखो ये है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन और ये है पोटेंशियल एनर्जी जो कि किलो कैलोरी पर मोल में ली गई है। इन दोनों के बीच में हम ग्राफ देखते हैं, ओके। तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बहुत ही लो होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको क्लासेस में, ठीक है, किस तरह से जिनकी एनर्जी लो होती है वो स्टेबल फॉर्म होती है, ओके। तो यहाँ पे जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है यानी कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है इसके एनर्जी बहुत ही लो होती है, ओके। तो ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म। उसके बाद जो है पार्शियली इक्लिप्स्ड जो बनती है उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है इक्लिप्स्ड के कंपैरिजन में, ओके। ये यहाँ पे इतनी बढ़ती है यहाँ पे।
अगेन क्या होता है, वापस से 60 डिग्री रोटेशन कराने पर गॉचे फॉर्म बनती है। गॉचे फॉर्म बनते ही इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। पार्शियल इक्लिप्स की एनर्जी जो है गॉचे फॉर्म से ज़्यादा होती है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि गॉचे फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म से। क्लियर? जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो कम स्टेबल, और जिसकी एनर्जी कम वो ज़्यादा स्टेबल। तो गॉचे की एनर्जी कम है तो पार्शियली इक्लिप्स से, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। गॉचे की एनर्जी ज़्यादा है किससे? स्टैगर्ड फॉर्म से, तो वो कम स्टेबल होगी स्टैगर्ड फॉर्म से। तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पे अगर इन तीनों में देखें तो कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद स्टेबल है हमारा गॉचे फॉर्म, उसके बाद स्टेबल है पार्शियली इक्लिप्स्ड। पर गॉचे फॉर्म को क्रॉस करने के बाद जब हम, ये तो हमारी सेकेंड फॉर्म हो गई, ये हमारी हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे जो बनी थी। इसके बाद जो 60 डिग्री रोटेशन हम और कराते हैं उससे हमें मिलता है यहाँ पे सॉरी इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, फोर्थ नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो है लेस स्टेबल जो फॉर्म है वो हमारी है फोर्थ नंबर इक्लिप्स फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ओके, और फिर अगेन हमें वापस मिलेगा गॉचे फॉर्म जो हमारी फिफ्थ है, अगेन हमें मिलेगा पार्शियल इक्लिप्स्ड जो हमारी की सिक्स्थ है, और अगेन लास्ट में हमें वापस से सेवेंथ जो मिलती है वो आइडेंटिकल मिलती है दोनों की, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये जो फर्स्ट और जो सेवेंथ नंबर जो स्ट्रक्चर है वो हमारी मोस्ट स्टेबल है जो कि स्टैगर्ड फॉर्म है। उसके बाद जो स्टेबल फॉर्म है वो गॉचे फॉर्म है जो कौन सी है? थर्ड। और ये हमारी थर्ड और फिफ्थ नंबर जो है वो गॉचे फॉर्म है जो स्टैगर्ड के बाद स्टेबल है, ठीक है, सेकेंड। और जो ये सिक्स्थ नंबर है वो जो है गॉचे से कम स्टेबल है। ओके, और लास्ट में आती है इक्लिप्स फॉर्म जो कि लीस्ट स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कम स्टेबल स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि डिफरेंस कितना होगा इनकी पोटेंशियल एनर्जीज का। ओके, तो यहाँ पे गॉचे फॉर्म और पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है। सॉरी। ओके, स्टैगर्ड फॉर्म और गॉचे फॉर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 0.8 किलो कैलोरी होता है, और जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 4.4 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो एन ब्यूटेन के जो कन्फॉर्मर्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में देख के कौन स्टेबल कन्फर्मर होगा और कौन कम स्टेबल होगा उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। आप अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना चाहे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, तो सिंपल सा आपको देखते ही पता लग रहा है मोस्ट स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद कौन है? गॉचे फॉर्म है, गॉचे फॉर्म है। उसके बाद कौन स्टेबल है? पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और लास्ट में जो लीस्ट स्टेबल है वो कौन है? इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। तो ये था आपका एन ब्यूटेन का केस जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कन्फॉर्मर्स बनते हैं रोटेशन के थ्रू और उनका जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।